हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इससे पहले हमने देखा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नाउ फ्रेंड्स, ये 1793 और 1853 के बीच जितने भी चार्टर्स पास किए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, उस सीरीज का सबसे लास्ट एक्ट था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आया था। उसके बाद में डायरेक्ट क्राउन रूल आ गया था, इसीलिए इसको लास्ट एक्ट बोला गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये संवैधानिक मील का पत्थर साबित हुआ। बहुत सारे फैसले ऐसे लिए गए इस एक्ट में जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में मदद की। देखते हैं इस एक्ट के फीचर्स क्या रहे। इस एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया, यानी कि जो बॉडी लॉ बनाती है और जो इम्प्लीमेंट करती है उन दोनों को अलग कर दिया। और ये आपको अभी भी देखने को मिलता होगा हमारी करंट गवर्नमेंट में कि लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि हमारा लेजिस्लेचर, हमारे कोर्ट्स जो हैं अलग हैं हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी से। दोनों अलग अलग है और दोनों का काम, अपना वर्क जो है डिफरेंशिएटेड है। और क्या किया गया कि काउंसिल में 6 नए मेंबर्स को शामिल करने का प्रावधान किया गया। जो काउंसिल्स बनी हुई थी गवर्नर जनरल काउंसिल, उसमें 6 नए मेंबर और जोड़े गए जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर कहा गया। इन अदर वर्ड्स, इसने एक अलग गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना कर दी, जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। काउंसिल के इस लेजिस्लेटिव विंग को मिनी पार्लियामेंट बोला गया, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह थी, जो उसी की कार्य प्रणाली या काम करने के तरीके को अपनाता था। बस फर्क सिर्फ इतना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन में थी और ये इंडिया में देख रहा था। सेम उसी प्रोसीजर्स पर काम कर रहा था, सेम उन्हीं के बताए हुए रूल्स पर काम कर रहा था, इसलिए इसे मिनी पार्लियामेंट बोला गया। पहली बार संसद द्वारा कानून बनाने को सरकार का एक विशेष कार्य, एक इम्पोर्टेंट वर्क जो है माना गया, जिसके लिए स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस की आवश्यकता थी, नीड थी। अब और क्या किया गया कि इस एक्ट में इसने सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया। और जो कंपटीशन पहले इंडियंस के लिए ओपन नहीं था, उसे भारतीयों के लिए भी खोला गया। यानी कि पहले जो सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन कंपटीशन होता था उसमें इंडियंस अलाउड नहीं थे, लेकिन इस एक्ट में इंडियंस को भी अलाउड कर दिया गया और इसके लिए लॉर्ड मैकॉले कमेटी को नियुक्त किया गया 1854 में। नाउ इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल। इसने कंपनी के शासन को बढ़ा दिया और उसे ब्रिटिश क्राउन के लिए भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखने को कहा गया कि जितने भी ब्रिटिश पोजेशंस थे इंडिया में, उसके ऊपर उसी तरीके से जो है कब्जा बनाए रखे। किसके लिए? ब्रिटिश क्राउन के लिए। काम कर रही थी कंपनी, लेकिन किसके कहने पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पे। लेकिन जैसे पहले चार्टर्स में स्पेशली टाइम पीरियड दिया जाता था, 20 ईयर्स का कंपनी को अलॉट किया जाता था, इस चार्टर में ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड अलाउड नहीं किया गया। इस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। कहने का मतलब यह था कि यह एकदम क्लियर इंडिकेशन था कि कंपनी के रूल को, कंपनी के शासन को संसद जब चाहे तब समाप्त कर सकती है, कभी भी कंपनी का एंड किया जा सकता है। इसके अलावा इसने पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की। गवर्नर जनरल काउंसिल में 6 नए मेंबर्स को जो जोड़ा गया था, जिन्हें लेजिस्लेटिव मेंबर, जिन्हें काउंसलर कहा गया था, उसमें 4 मेंबर जो है बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा से लिए जाएंगे, यानी कि लोकल पर्सन, यानी कि इंडियंस होंगे, उन्हें नियुक्त किया जाएगा। ये इसके अंदर एक स्पेशल बात थी इस एक्ट में। तो दोस्तों, ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।